बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 63 यानी पार्ट 1 ऑफ गाइडन करेंगे हम 63 का। ठीक है, हमने अपने पहले ही एसएलओ को देखना है जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जीआईटी फंक्शन, मोटिलिटी, नर्वस कंट्रोल एंड ब्लड फ्लो। ये वाली जो वीडियो है पार्ट 1 की, इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जीआई। ठीक है, इसके अलावा हम इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे पास ऐसे लॉज में डिजीज़ वगैरह आ रही हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जैसे कि डिस्फेजिया है, एक्लेजिया है, या जो भी हैं उन सब की हम अलग से सेपरेटली देखा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जीआई स्मूथ मसल्स। हमें पता है कि कोई भी एक्साइटेबल सेल्स हो, कोई एक्साइटेबल सेल्स हों या मसल्स हैं जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स हों तो उनमें भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है मेम्ब्रेन्स पे, और भी मसल्स में भी हो रही होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, जो कि बायस बनती है। ठीक है, तो जो हमारे पास जीआई स्मूथ मसल्स हैं उनमें दो तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्लो वेव्स बन रही हैं और स्पाइक्स बन रहे हैं, स्पाइक पोटेंशियल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हमने इनकी डिटेल्स को देखना है कि ये क्या है और क्यों होती हैं। ठीक है, स्लो वेव्स हमने जैसे कि हार्ट में पढ़ा था ना कि हमारे पास ऐसे नोड में पेस मेकर होता है, ऐसे नोड पेस मेकर होता है, और उसी की वजह से हमारे हार्ट में सेल्फ एक्साइटेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो जीआई के ट्यूब में स्मूथ मसल्स हैं उनमें भी क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहल है। ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहल हैं ये इलेक्ट्रिकल पेस मेकर्स हैं फॉर द गट वॉल। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ना, ये जो सेल्स हैं ये कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं विद द स्मूथ मसल्स, साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा था स्केलेटल मसल की अगर बात की थी तो हमने देखा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमने देखा था कि साइनैप्स बन रही है, थोड़ा सा क्लेफ्ट होता है और वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और अगले सेल पे आके जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सेम इसी इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहल हैं इन्होंने साइनेप्टिक जंक्शंस बनाए हुए होते हैं विद स्मूथ मसल्स, जिससे ये उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से स्मूथ फ्लक्चुएटिंग वेव्स बनती हैं। क्या बनती हैं? स्मूथ फ्लक्चुएटिंग वेव्स बनती हैं। मेनली ये अफेक्ट करते हैं सोडियम को। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वेव्स बन रही हैं। वेव्स में क्या होता है कि ये पहले सोडियम चैनल्स खुलेंगे तो ऊपर चली जाएगी वेव, और जब पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे तो वापस आ जाएगी, यानी सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो ये वेव ऊपर जाएगी, और पोटेशियम इन्फ्लक्स होगा तो वेव नीचे आ जाएगी। तो इस तरह हमने पहले भी जैसे मसल्स में पढ़ी हैं, तो ये सेम वही वेव्स हैं, मतलब उसी मैकेनिज्म से वेव्स बन रही हैं, स्लो वेव्स। ठीक है, तो ये वाले जो सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहल, ये हमारे पास अनड्यूलेटिंग चेंजेस करते हैं, आयनिक चेंजेस करते हैं, यानी कि स्मूथ फ्लक्चुएटिंग चेंजेस करते हैं। ठीक है, स्मूथ फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली कराते हैं। ठीक है, सोडियम एंट्री होगी और ये वाली वेव्स बनेंगी। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो वेव्स हैं ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन या पेरिस्टाल्सिस का बायस नहीं बनती, बल्कि अगर ये वेव्स ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ चली जाए, मतलब हमें पता है कि अगर एक स्पेसिफिक थ्रेश होल्ड से क्रॉस कर जाए हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन में तब्दील होती है, उससे पहले नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से ये जो स्लो वेव्स हैं ये क्या है, अनड्यूलेटिंग चेंजेस हैं, ये इनका एज सच कॉन्ट्रैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर ये चेंज एक स्पेसिफिक लिमिट जो कि -56 मिली वोल्ट है इससे ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा कि ये स्पाइक पोटेंशियल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो स्पाइक पोटेंशियल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनेंगे। ठीक है, यानी कि जो स्लो वेव्स हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्शन का बायस नहीं बन रही, बल्कि ये गिव राइज कर रही हैं टू स्पाइक पोटेंशियल्स, एंड स्पाइक पोटेंशियल्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्सेस। ठीक है, लेकिन विद एन एक्सेप्शन, जो हमारे पास स्लो वेव्स हैं ये स्टमक में कॉज करवा सकती हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हमारी जो स्लो वेव्स हैं इनकी इंटेंसिटी वेरी करती है बिटवीन 5 एंड 15 मिली वॉट। वही बात है कि डिपेंड करता है कि ये कितना चेंज ला रही हैं, जितना चेंज लाएंगी, अगर ये थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर लेते हैं, -56 मिली वॉट्स को क्रॉस कर लेता है तो स्पाइक्स बन जाएंगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा क्रॉस करता है ना उतनी ही ज़्यादा स्पाइक्स बनेंगी। ठीक है, यानी कि अगर चेंज ज़्यादा मिली वॉट्स का है, फॉर एग्जांपल 20 मिली वॉट्स का चेंज आ गया, तो ज़्यादा स्पाइक्स बनेंगी एज़ कम्पेयर टू 15 मिली वॉट्स। ठीक है, और इन स्लो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3 to 12 पर मिनट होती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआई में डिफरेंट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 to 12 पर मिनट, एंड विच इट मेंटेन्स द रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्लो वेव्स का काम एज सच कॉन्ट्रैक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्टमक, बल्कि क्या है, रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करती हैं।
अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल। अब हमें पता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में कभी-कभार कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिनसे उनकी डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन हो सकती है। डीपोलराइजेशन होगी तो ऑफ कोर्स उनको जो एक्साइट करना है वो आसान हो जाएगा, कम चेंज से वो ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी तो उनको जो है एक्साइट करना मुश्किल हो जाएगा और उनका इनहिबिटरी यानी इफेक्ट होगा और ज़्यादा चेंज से कम एक्साइटमेंट होगी, ठीक है। और ज़्यादा चेंज चाहिए होगा किसी भी चीज़ को एक्साइट करने के लिए, ठीक है। तो हम ये स्टडी करते हैं कि जो ये हमारे पास जीआई ट्रैक्ट में है, ये डीपोलराइज किन वजह से हो सकती हैं और हाइपरपोलराइज किस वजह से हो सकती हैं। अब हाइपरपोलराइज हो सकती हैं ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, और डीपोलराइज ज़्यादा किस वजह से हो सकती हैं, स्ट्रेच से और पैरासिम्पैथेटिक से। स्ट्रेच से और पैरासिम्पैथेटिक से क्या होंगी, डीपोलराइजेशन यानी एक्साइटेशन के करीब जाएंगी। और इनहिबिशन कैसे होगी या हाइपरपोलराइजेशन कब होगी, नॉरएपिनेफ्रिन या सिंपैथेटिक्स के अंडर इन्फ्लुएंस। नॉरएपिनेफ्रिन एज अ हार्मोन भी एक्ट करता है और हमें पता है अगर सिंपैथेटिक्स में होंगी तो उनमें एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा होगा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पाइक वेव्स पे। स्पाइक वेव्स टू एक्शन पोटेंशियल्स हैं। एक कब जनरेट होते हैं, व्हेन आरएमपी बिकम्स ग्रेटर देन -40 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। आरएमपी कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन -40 मिलीवोल्ट्स हो जाएगा। सॉरी, पहले मैंने -56 बोल दिया था, ये इसकी रेंज है। तो -40 मिलीवोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, -50 टू -60 इसकी रेंज है, ठीक है। और ये होते क्यों हैं, ये होते हैं स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल से। और स्लो वेव्स किस लिए हो रही थी, किस वजह से हो रही थी, सोडियम चैनल से हो रही थी। और ये किन से हो रही हैं, स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल से हो रहे हैं, ठीक है। और इनका स्मूथ मसल्स से किस तरह दूसरे मसल से किस तरह से डिफरेंस होगा कि वो किस वजह से होती हैं, फास्ट सोडियम चैनल से होती हैं। और क्योंकि ये स्लो चैनल से हो रही हैं इस वजह से ये ज़्यादा देर के लिए लास्ट करती हैं, यानी कि 10 टू 20 मिली सेकेंड्स तक लास्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद generated when slow waves temporarily become more positive, higher the positive potential, higher will be the frequency of spike potentials। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अगर ये जो स्पाइक पोटेंशियल्स हैं ये कॉन्टिन्यूस होंगे तो टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। क्या होंगी, टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं वैसे टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस हार्मोनल चेंजेस या कॉन्टिन्यूस एंट्री ऑफ कैल्शियम की वजह से भी हो सकती हैं। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास -40 मिलीवोल्ट से जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होंगी, स्पाइक वेव्स होंगी। और जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्पाइक वेव्स की, ठीक है। और ये लास्ट करता है फॉर 10 टू 20 मिली सेकेंड्स। कितनी देर के लिए लास्ट करता है, फॉर 10 टू 20 मिली सेकेंड्स लास्ट करता है। और कॉन्टिन्यूस रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल्स टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस का बायस बनते हैं। अब आ जाते हैं इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे। इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उनका कंट्रोल किस तरह से, इसको हमने देखना है। अच्छा, अब जो इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली ऐसा कहना चाहिए कि नर्वस सिस्टम है, विज़रल नर्वस सिस्टम है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे गट को कंट्रोल कर रहा है, जो विद इन द जीआईटी लाई करता है, ठीक है। एंटायरली विद इन द गट वॉल। हमने पढ़ा है ना कि जो गट है उसकी 4 वॉल्स होती हैं हिस्टोलॉजिकली, ठीक है। तो उसमें लाई करा होता है, हम देखते हैं कि किस किस तरह से होता है, ठीक है। और उसको हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ मौजूद है। बहरहाल ये इंटायरली विद इन द गट वॉल होता है और नर्वस रिफ्लेक्सेस कराता है। किस तरह से कराता है इसको भी देखते हैं। एक्सटेंट क्या है, स्टार्ट होता है ये जो इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस ऑल द वे टू एनएस। कंट्रोल क्या करता है, मूवमेंट और सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, वैसे एब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हैं इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम के, एक आउटर माइंटेरिक और ब्रैक्स प्लेक्सस है और एक इनर मेसनर्स सबम्यूकोजल प्लेक्सस है, ठीक है। आउटर माइंटेरिक और ब्रैक्स प्लेक्सस, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है जीआई मोटिलिटी को। माइंटेरिक रिलेटेड टू मसल्स, क्या कंट्रोल करेगा, जीआई मोटिलिटी, ठीक है। और इनर मेसनर सब म्यूकोजल प्लेक्सस है, हमें पता है सब म्यूकोजा में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो जो सब म्यूकोजल प्लेक्सस है वो किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्स जीआई सिक्रीशन और ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करता है। तो अब तक हमारे पास क्या बात आ गई कि इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, आउटर माइंटेरिक और ब्रैक्स प्लेक्सस जो कि जीआईटी मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इनर मेसनर्स सबम्यूकोजल प्लेक्सस जो कि जीआई सिक्रीशंस और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास गट वॉल में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम मौजूद है, इसके एक्सटेंडेड कनेक्शंस भी हैं, ये सिर्फ गट वॉल में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। इसके एक्सट्रिंसिक फंक्शंस कैसे हैं और वो क्या कराते हैं और किन स्टिमुलाई के तहत कराते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, अब हमने जैसे कि हार्ट में भी पढ़ा था कि एसए नोड जो है वो पेस मेकर है, ठीक है। यानी हार्ट जो है अगर बॉडी से बाहर भी रख देंगे, नर्वस कनेक्शंस काट भी देंगे तो भी वो चलता रहेगा। सेम इज़ द केस विद इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम, ये चलता रहेगा बट
क्या करती हैं, नर्व्स या जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई है वो इसको रेगुलेट करती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं, और कम या ज़्यादा आपको फिर पता है कि बहुत ज़्यादा हद तक इसको इन्फ्लुएंस करती हैं कम या ज़्यादा करने में या रेगुलेट करने में, ठीक है। सेंसरी नर्व एंडिंग्स फ्रॉम गट एपिथेलिया आर इनर्वेटेड बाय, यानी क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं, इरिटेशन ऑफ गट म्यूकोजा, एक्सेसिव डिस्टेंशन ऑफ गट एंड प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। जो गट में सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं वो किन किन वजह से स्टिमुलेट हो सकती हैं, इरिटेशन ऑफ गट म्यूकोजा, एक्सेसिव डिस्टेंशन ऑफ गट और प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। अब ये जब स्टिमुलेट होंगी तो क्या करेंगे, ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम को भी मैसेज भेजेंगी। हमने कहा ना कि हम इसके एक्सट्रिंसिक जो कनेक्शंस हैं उनको देख रहे हैं, तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ ये किस किस को मैसेज भेजेंगी, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को, और वेगस यानी पैरासिम्पैथेटिक को। इसको आप सिंपली किस तरह से याद रख सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड को टू इलिसिट। अब करती क्या है ये स्टिमुलेट करके, एक तो लोकल रिफ्लेक्सेस कराती है और दूसरा और रिफ्लेक्सेस कराती है। इन रिफ्लेक्सेस को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारा समझ आ जाएगा, बहरहाल अभी तक के लिए आप याद रख सकते हैं कि लोकल रिफ्लेक्सेस भी कराती है और ऐसे रिफ्लेक्सेस भी कराती है जो कि हमारे पास प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया या ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट हो रहे हों, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम को भी सिग्नल्स जा रहे हैं और इंटेरिक नर्वस सिस्टम को भी जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंसेस पे। ज़्यादातर डिफरेंसेस हमने देख लिए हैं, ये जस्ट फॉर रिवीजन है, ठीक है। माइंटेरिक प्लेक्सिस है, इसको हम ऑर्बेक्स प्लेक्सिस भी कहते हैं और मेजनस को हम सबम्यूकोसल भी कहते हैं। लोकेशन क्या है, आउटर है मेजनस, ठीक है, माइंटेरिक सॉरी, और ये कहाँ होता है, इन बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ मसल्स। इसके पहले आप हिस्टोलॉजी रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इनर सबम्यूकोसल प्लेक्सिस है, मेजनस प्लेक्सिस। फंक्शंस क्या क्या हैं, जो माइंटेरिक प्लेक्सिस है ये एक्साइटेटरी भी होता है और इनहिबिटरी भी होता है। एक्साइटेटरी होगा तो क्या करेगा, इंक्रीज पेरिस्टालसिस बाय इंक्रीजिंग टोन, इंटेंसिटी, रिदम एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ जीआई स्मूथ मसल्स, ठीक है। टोन को बढ़ा देगा, टोन को कैसे बढ़ाएगा, स्पाइक पोटेंशियल्स बढ़ाएगा या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंटेंसिटी, रिदम एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, रिदम भी हमें पता है किससे कंट्रोल हो रहा होता है, स्लो वेव से कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। तो इस सब को बढ़ाएगा तो क्या करेगा, पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर देगा। और इनहिबिटरी किस तरह से होगा, एक तो डिक्रीज पेरिस्टालसिस करेगा, दूसरा एक वेजो एक्टिव सब्सटेंस सिक्रीट करेगा जिसका नाम है वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड विच इज़ इनहिबिटरी इन नेचर, और ये इनहिबिट्स इंटेस्टिनल स्फिंक्टर्स। तो ये क्या करता है, इंटेस्टिनल स्फिंक्टर्स को इनहिबिट करता है। जब ये इन स्फिंक्टर्स को इनहिबिट करेगा तो ये क्या करेगा, ऑफ कोर्स एम्प्टिंग ऑफ फूड को रोकेगा। अब आ जाते हैं मेजनस प्लेक्सस पे। मेजनस प्लेक्सस का क्या फंक्शन है, इंटेस्टिनल सिक्रीशन को ये बढ़ाता है या कम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फूड, ठीक है। जिस तरह का फूड आता है उसी तरह के जो है सेंसेशन आती है मेजनस प्लेक्सस तक, और उसके बाद जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं वो उसी तरह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और वो जो हार्मोन्स हैं वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाके अपने टारगेट सेल्स को हिट करते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास सबम्यूकोजल स्मूथ मसल्स को भी कंट्रोल करता है और डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन को कैसे कंट्रोल करेगा, स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन से। एब्जॉर्प्शन हमें पता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, और ये जो स्मूथ मसल्स हैं इसमें सबम्यूकोजा में, इसका मकसद ही यही होता है कि ये फोल्ड्स ऑफ जीआईटी को मेंटेन कर सकें और उसको कम ज़्यादा कर सकें ताकि सरफेस एरिया को मेंटेन कर सकें। इसके बाद हमारे पास आखिरी बात रह गई है जो कि इंपॉर्टेंट एसईक्यू भी है, टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या है, एसिटाइलकोलिन, सब्सटेंस पी, डोपामीन, एटीपी, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका अलग से भी एसईक्यू आता है, ठीक है। मेट एनकेफेलिन, ल्यू एनकेफेलिन, बॉम्बेसिन, वीआईपी है मैंने पहले ही बताया, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जो है पास्ट पेपर्स में एसईक्यू आए हैं वो 8 एन्यूमरेट करने के लिए आए हुए हैं, तो इनमें से कोई 8 भी आप याद रख लें तो काफ़ी हो जाएगा। कौन कौन से, एसिटाइलकोलिन, सब्सटेंस पी, डोपामीन, एटीपी, सीकेके, मेट इनकैफिलिन, ल्यू इनकैफिलिन, बॉम्बेसिन, वीआईपी, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel.